हेलो एवरीवन। तो अब शीश याओ जिस तरह से ज़ुओन को अपने बेडरूम में भी लेकर जाता है तो उसे ये फीलिंग आती है कि ये मुझसे बदला लेने के लिए मेरा यूज़ करना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन दोनों का रिश्ता कभी भी ऐसा रहा ही नहीं था। ज़ुओन उसके करीब आती है, ऐसे जैसे खुद को उसके सामने प्रेजेंट कर रही हो, लेकिन शीश याओ को उसकी ये हरकत देखते ही और गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि इस तरह खुद को मेरे सामने प्रेजेंट करके क्या तुम हिसाब बराबर कर सकती हो, बदला चुका सकती हो, सोच है तुम्हारी। और उसे वहीं छोड़कर खुद शावर लेने चला जाता है। अब काफी देर तक वो शावर में ही खड़ा रहता है और अपने माइंड को ठंडा करता है, क्योंकि उसे ज़ुओन पर बहुत गुस्सा आ गया था। जब वो वापस आता है तो ज़ुओन ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो सो चुकी हो, लेकिन वो भी जाग रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ुओन सुबह सवेरे उसके लिए नाश्ता भी प्रिपेयर करती है, लेकिन वो कहता है ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मेरे पास, और क्या तुम्हारे पास है? आज डायरेक्टर की स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारा पहला दिन है, टाइम से पहुंच जाना। वो तो निकल जाता है और फिर बेचारी तैयार होती है और उसे आने में देर हो जाती है। इतने में ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी और इस मीटिंग में ज़ुओन ने शीश याओ के बाजू में बैठना था। वो बार बार उसका वेट कर रहा था और ज़ुओन नीचे पहुंचती है। पहला दिन था, कुछ प्रोसीजर्स को हैंडल करके वो फाइनली ऊपर आ ही जाती है। लेकिन ज़ुओन के लिए एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी। इस रिजॉर्ट के फेज 2 प्रोजेक्ट में वो ना सिर्फ डायरेक्टर की स्पेशल असिस्टेंट थी, बल्कि वो डिप्टी डायरेक्टर भी थी। उसे काफी अच्छा रैंक मिल चुका था। अब इतने में सारों की मीटिंग अच्छी ही जा रही थी कि इतने में मिस्टर लू का असिस्टेंट वहां पर आ जाता है और कहता है कि हेडक्वार्टर से इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए मिस्टर जियांग यहाँ पर आ रहे हैं। और जियांग का इंट्रो कराते हुए और उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए वो बहुत क्लैपिंग कर रहा था, लेकिन इस टीम में से एक आदमी भी नहीं था जो उसे वेलकम करने को रेडी हो। पर फिर भी शीश याओ के मन में खोट नहीं था। वो खड़ा होता है, जियांग से हाथ मिलाकर कहता है हम मिलकर अच्छे से काम करेंगे। जियांग के पास फिर ज़ुओन आती है। जियांग कहता है मैंने सोचा नहीं था कि हम भी कभी कोलीग्स बन पाएंगे, बहुत खुशी हुई तुम्हारे साथ काम करके। और उसे ये भी बोलता है कि वापसी पर कैब ना लेना, मेरे साथ ही चलना, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन ज़ुओन कहती है कि मुझे घर नहीं जाना। शीश याओ तो उन्हें इकट्ठे देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तुरंत ही उसके पास आता है और कहता है जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। अब जब वो कॉफी बना रही थी तो वहां पर खड़ी हुई कुछ गर्ल्स गॉसिप कर रही थीं। उनको ये तो पता था कि शीश याओ हमारे बॉस का बेटा है, लेकिन ये नहीं पता था कि जियांग कौन है। वो सोचने लगते हैं कि उसे इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई है, और साथ ही साथ ज़ुओन के बारे में भी वो लोग बातें बना रहे थे। इतने में शीश याओ से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो आता है और उन गर्ल्स को वहां से डिस्पर्स कर देता है और ज़ुओन से कहता है वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही थी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? वो कहती है मैंने इतने साल काम किया है, मुझे ऐसे लोगों की गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है, एक मिनट भी आराम नहीं करती। शीश याओ से पूछती है तुम्हारे लिए क्या डिनर प्रिपेयर करूं। ऑफ कोर्स वो ऑफिस में भी और घर में भी उसकी स्पेशल असिस्टेंट थी और 24/7 जॉब करती थी। वो उसे बहुत ही मुश्किल डिशेस का नाम बताता है, लेकिन वो दिखाती है कि देखो ग्रोसरीज ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें नूडल्स पर ही गुजारा करना पड़ेगा। और फिर उसके लिए नूडल्स बनाती है। अपनी तरफ से तो बेचारी ने बहुत अच्छे से करके प्रिपेयर किए थे, लेकिन शीश याओ कहने लगता है ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, इतने ऑफुल मैंने आज तक कभी नहीं खाए पहले। वो कहती है मैंने पार्ट टाइम जॉब में ये सारा कुछ सीखा था और वो नूडल शॉप हमारे एरिया की सबसे पॉपुलर थी। वो कहता है मैं बेट लगा सकता हूँ तुम्हारे जाने के बाद पॉपुलर नहीं रही होगी। इतने में वो ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर ज़ुओन ने अपना हाथ भी गलती से जला लिया है। अब उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी और बातों ही बातों में उसे ये भी पता चलता है कि ज़ुओन ने इतने अरसे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी तो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। ऑफ कोर्स उसे सपोर्ट करने वाला तो कोई भी नहीं था, कोई उसकी फैमिली नहीं थी। अब वो खाना तो बना ही देती है, शीश याओ रूड प्रिटेंड करता था, लेकिन बाद में खुद ही डिशेस वॉश करता है। अब जब वो अपने कमरे में गया हुआ था तो उसे बार बार ज़ुओन के हाथ की फिक्र हो रही थी। एक बर्निंग की मेडिसिन उठाता है और फिर जाकर उसे लगाने के बारे में सोचता है। जैसे ही वो उस तरफ आ रहा था ज़ुओन काम कर रही थी, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो सो गई हो। वो उसके पास आता है, बहुत प्यार से उसके हाथ पर वो मेडिसिन लगाता है, ये सोचकर कि अच्छा ये सो रही है, इसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ज़ुओन तो जाग रही थी। इतने में ज़ुओन का फोन बजने लगता है तो यहाँ पर शीश याओ तुरंत ही लेट जाता है, सोने का नाटक करने लगता है। ज़ुओन उठती है, वो गूमंग की कॉल थी।
गुमंग उसे बताती है कि तुम्हारे घर में लाइट जा चुकी है। पता चलता है कि वायरिंग का कोई इशू है और उसके घर में ज़्यादा कैंडल्स भी नहीं थी। वो कहने लगती है कि तुम किसी होटल में स्टे कर लो जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन गुमंग कहने लगती है मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है। अब जब वो उससे बातें कर रही थी तो शीशिया बुरा मना जाता है, नाटक करता है कि तुम्हारे शोर की वजह से मैं जाग गया। लेकिन वो कहने लगती है तुम भी नाटक कर रहे थे और मैं भी। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे मेडिसिन लगाई। और फिर उसके बाद शीशिया वहां से अपने डॉग को वॉक कराने जा रहा था और टॉन्ट करता हुआ जाता है कि मैंने सारी जिंदगी इसको अकेले ही वॉक कराई है, लिया तो हमने इकट्ठे ही था, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। और फिर उसके बाद जूऑन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अब जूऑन को वो कोई चीज खरीदने के लिए स्टोर में भेजता है और फिर पीछे एक स्कूटी लेकर आता है और अपने डॉग को अपने साथ बिठाकर ले जाता है। जूऑन तो बस पीछे भागती ही रह जाती है। जूऑन बहुत मेहनत करती थी। अब घर आकर भी वो बहुत सारा काम कर रही थी। शीशिया को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहने लगता है कि इस समय मेरे घर पर काम करना अलाउड नहीं है, काम सिर्फ अपना ऑफिस में ही खत्म करके आया करो। और फिर उसे ऑर्डर करता है कि ये रेस्ट का टाइम है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ। ये सारा कुछ देखकर जूऑन को इतना एहसास तो हो चुका था कि आज तक नहीं बदला, ये वैसा का वैसा काइंड है। उधर गुमंग अपने घर में जाती है। पता चलता है कि फैन भी वहीं पर ही ठहर रहा था। उनके घर में कोई सामान फर्नीचर वगैरह नहीं था। वो ऐसा करती है कि जो फैन ने बिस्तर बिछाया हुआ था वो उठाकर कमरे में ले जाती है और कमरा लॉक कर लेती है। शायद इसी तरह से एक ही घर में लड़ते लड़ते उनकी सुलह हो ही जाएगी। उधर ऑफिस में एक दफा प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डिस्कशन हो रही थी। जियांग वहां पर उस डिस्कशन को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन शीशियाओ आता है और उसके आइडियाज को काउंटर कर देता है। यहाँ पर हालात इंटेंस होने ही वाले थे कि जूऑन संभाल लेती है और जूऑन कहती है कि क्यों ना हम दोनों आइडियाज पर प्रपोजल प्रिपेयर करें, जो बेटर लगेगा उसे रख लेंगे। लेकिन शीशियाओ बाद में जूऑन के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे लिए काम करती हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुश रखना, ना कि तुम जियांग की साइड लो। और फिर लड़ते लड़ते यहाँ पर कॉफी भी गिर जाती है। दोनों को एक दूसरे के हाथ की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसका हाथ ना जल गया हो। और उनका इस तरह से चीजी होना जियांग को पसंद नहीं आता। वो उन दोनों को काटता हुआ बीच में से गुजर कर जाता है। बाद में अकेले में जूऑन को कहने लगता है कि आज मेरी मम्मी की बर्थडे है, वो तुम्हें बहुत याद करती थी, क्या तुम उन्हें देखने के लिए मेरे साथ चलोगी? और जूऑन यस कर देती है। अब उसके बाद शीशिया फोन पर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कॉल कर रहा और ऊंची ऊंची बात करने लगता है। लेकिन वो बात नहीं बल्कि जूऑन को एक मैसेज था जो वो उसे टाइप नहीं करना चाहता था। उससे पूछ रहा था कि डिनर में मेरे लिए क्या बनाओगी, और जूऑन मैसेज में उसे रिप्लाई करती है कि नहीं, आज मैं आऊंगी ही नहीं, बहुत लेट हो जाऊंगी, खुद ही खाना बना लेना। वैसे भी तुम्हारे घर में शिफ्ट होने से पहले क्या तुम भूखे मरते थे? अब उसने बात ही ऐसी की थी कि उसे यस करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जियांग के साथ जा रही है तो उसे बहुत जेलसी फील होती है। ऑफिस के सारे लोग भी उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि हमारा बॉस वैसे तो इतना क्लासी दिखता है लेकिन फोन पर बूढ़ों की तरह ऊंचा ऊंचा बोलकर बातें कर रहा है। उधर जियांग अब ओल्ड होम जाता है और यहाँ जाकर जूऑन को एक बात पता चलती है और वो ये है कि आंटी को अब अल्जाइमर की बीमारी हो चुकी है। वो अपने बेटे को भी पहचान नहीं रही थी और ना ही उन्होंने जूऑन को पहचाना था। पहले तो जियांग उनके लिए काफी परेशान हुआ करता था, लेकिन वो कहता है कि एटलीस्ट अब मेरी मामा को सारा कुछ भूल गया है तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर खुश रह रही हैं, इन्हें कोई टेंशन्स भी याद नहीं आती। उधर शीशिया ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था और बार बार जूऑन को मैसेज करके पूछता था कि कौन सी चीज लेनी है, कौन सा फ्लेवर चाहिए, कौन सी सब्जियां चाहिए। और उसके फोन पर इतनी दफा मैसेजेस आते थे कि जियांग डिस्टर्ब हो रहा था। इतने में वो लोग आंटी के लिए केक काटते हैं और उनके साथ उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर फाइनली जब वो लोग वहां से जा रहे थे तो जियांग जूऑन से कहने लगता है क्या शीशियाओ ने तुम्हें लैंजोए ग्रुप में लेने के लिए हेल्प की है? वो कहती है हाँ, कुछ ऐसा ही है। वो उसे फिर से पूछता है कि आखिर तुम इस कंपनी में और शीशियाओ के करीब आई क्यों हो? लेकिन वो कहती है मेरी अपनी रीजंस है जो मैं बता नहीं सकती। वो बोलता है कि मैं शीशियाओ से किसी तरह भी कम नहीं हूँ, जो कुछ वो करने का कैपेबल है मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करता है। उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, वो दोनों कोई बात कर रहे थे कि यहीं पर ही शीशियाओ भी वापस पहुंच जाता है। उन दोनों को इकट्ठे बात करते देखकर शीशियाओ की नजरों में बहुत जेलसी दिख रही थी। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।